आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस एक वीडियो में मैं पूरे के पूरे इस अध्याय को ख़त्म कर दूंगी, इसीलिए आप सभी इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही मन लगा करके देखें, क्योंकि आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने काक एक पदार्थ होता है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो काक एक पदार्थ होता है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्हें एक ऐसी संरचना प्राप्त हुई जो मधुमक्खी की छत्ते के समान थी, और उन्होंने इसी का जो देखा उसी का नाम क्या दे दिया, सेल यानी कोशिका दे दिया। ये प्रयोग रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो सन 1665 ईस्वी में किया था। देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका को देखा था। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वन लेeuwenhoek ने की थी। अब सेल, पशुओं या पौधों का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है, सेल कोशिका कहलाता है। पशुओं का नाम आएगा तो हमें सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि पशु में सिर्फ एनिमल्स नहीं आएंगे, जानवर नहीं आएंगे। पशुओं की बात होगी तो बायोलॉजी में अगर पशुओं की बात होती है तो उन पशुओं में ह्यूमंस, इंसान भी आते हैं। इस बात को माइंड में फिट कर लीजिएगा। अब देखते हैं सेल। सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइटो होता है। सेल के अध्ययन को, सेल स्टडी को क्या कहते हैं, तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका, सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कोशिका होता है, कोशिका में कई सारे अंगक होते हैं, ठीक है। और उन अंगकों को आपस में टकराने से कौन रोकता है, तो कोशिका रोकता है। टकराने से रोकना कोशिका के अंगकों को कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। अब चलिए देखते हैं। सेल में हम कई सारे चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। फिर हमारा है केंद्रक हो गया, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया। मैंने इसे बाद में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यहीं इसके बगल में अगर पढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारा है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, हमारे बुक में कोशिका विभाजन का सिर्फ कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा दिया गया है, इसके बारे में बता दिया गया, लेकिन कोशिका विभाजन को बोलते क्या हैं यह चैप्टर में नहीं बताया है। तो मैं आपको बताऊंगी कोशिका विभाजन को कहते क्या हैं और ये किस अंग के द्वारा, कोशिका के किस अंग के द्वारा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। फिर है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका की सबसे पहली परत क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी इसे कहते हैं, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दो ही पार्ट से मिलकर बना होता है, दो ही चीज़ों से। पहला होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन्स, एनिमल और प्लांट। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, वो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन्स, ठीक है। एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्लियर हुआ। प्लाज्मा झिल्ली ही से बोलते हैं। इसको मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी वर्ड यूज़ करूँगी ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जो पादप कोशिका होती है उसी में पाया जाता है, तथा प्रोकैरियोटिक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, प्रोकैरियोटिक होता क्या है, तो मैं आपको यहीं पे तुरंत का क्लियर कर देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक होता है ना, वो छोटे मोटे जीवाणुओं में एकक कोश की होते हैं, ठीक है। छोटे मोटे जीवाणुओं में होता है जो कि एकक कोश की होते हैं, ठीक। अब देखते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो पादप कोशिकाओं में होती है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक में होती है तथा जीवाणुओं में भी होती है। ओनली प्लांट, ये मुख्यतः प्लांट में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट में जो होता है सेल्यूलोज पाया जाता है। कभी भी जो कागज़ बनाने का जो कागज़ बनता है, जो पन्ने होते हैं, कागज़ बनते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं, अगर प्लांट में सेल्यूलोज होता है तभी तो बनते हैं। तो यही है हमारा प्लांट सेल। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। ये किस में, कोशिका भित्ति किस किस कोशिका में पाई जाती है, तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक एकक कोश की जीव में पाई जाती है, कुछ एकक कोश की जीव में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक।
केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस किसे कहते हैं, ठीक है। केंद्रक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के सभी मेंबर को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस के ही करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये टॉपिक है, इस चैप्टर का जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, लेकिन बुक में सिर्फ इतना दिया है, मैं इतना ही बता रही हूँ। इसके आगे भी बता देती हूँ कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के साथ साथ डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से आगे क्लास 11th में आप पढ़ोगे। केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य में जो केंद्रिका द्रव्य होता है वो केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया क्या था, जिसे हमने क्या बोला था, कोशिका द्रव्य बोला था। ये क्या कह रहा था, कोशिका द्रव्य सेल के किसी भी अंग को आपस में टकराने नहीं दे रहा था। लेकिन जो केंद्रिका द्रव्य है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ना कि कोशिका के अंदर। और ये किसको बचाता है, केंद्रक को सूखने या सड़ने से कौन बचाता है, तो केंद्रिका द्रव्य बचाता है। केंद्रक को सूखने या सड़ने से कौन बचाता है, केंद्रिका द्रव्य बचाता है, ठीक है। अब आगे है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। ये केंद्रिका द्रव्य जो है ना न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो कोशिका द्रव्य है वो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों से मिल करके हमारा प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बनता है। ये दोनों जो होते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य सेल के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके बिना सेल के सभी अंग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी कि अब पता चला कि जीव द्रव्य जो है वो केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर के बना है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे कोशिका का बिजली घर कहलाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस। सेल के पावर हाउस को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपने ब्रेन में इसको फिट कर लेना है कि कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है, कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और कोशिकीय श्वसन भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है। और कोशिकीय श्वसन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का भी कार्य करता है। तो अब देखते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार बनाते हैं। क्रिप्स जो होते हैं वो O2 का निर्माण करते हैं। O2 होते हैं ATP का निर्माण करते हैं। ATP यानी कि 38 ATP, यानी कि अगर 38 ATP मिलेंगे, 38 ATP कितने ATP होने चाहिए, 38 ATP मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी को ऊर्जा देने का कार्य करेगा, जिससे हमारी बॉडी किसी भी तरह के कार्य को आराम से कर सके। यानी कि कार्य करने का जो क्षमता होता है ना वो एनर्जी होता है। यानी कार्य करने की क्षमता किसके द्वारा आती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही आती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है, मैं धीरे धीरे ऐसे एक एक बात को लिखूंगी नहीं। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी क्या की है, कोशिका को बना ली है। कोशिका कुछ ऐसे नहीं होता है, कोशिका का फिगर आप अपने बुक में आराम से देख सकते हो। कोशिका को मैंने बना लिया है, और इसी को मैं इतने ही में मैं ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और मैं आपको इसी छोटे से कोशिका में मैं आपको पूरी की पूरी कोशिका के पार्ट्स को पढ़ा दूंगी। आगे जो मैंने पढ़ाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको दिमाग में फिट कर लेना है। और ये जो मैं बताने वाली हूँ ये कोशिका के सारे अंगक हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो पहली बात, आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। हमारे शरीर का पावर हाउस कौन कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर हमने आगे इसकी भी बात कर ली थी, इसका नाम है न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ लिया, और न्यूक्लियस भी पढ़ लिया हमने। न्यूक्लियस जो है केंद्रक है, और केंद्रक क्या करता है, इन सेल के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुमको ऊर्जा बनाने का कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है, तुमको वो कार्य, तुमको ये कार्य, तुमको वो कार्य, तुमको ये कार्य। ये सारे कार्य जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सभी अंगकों को उनके कार्य को बताता है, और उनके सारे अंगकों को कंट्रोल करके रखता है कौन, केंद्रक। अब पढ़ते हैं आगे। तो गाल्जी उपकरण,
जी फॉर गाल्जी उपकरण, जी फॉर गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण का कार्य होता है ऊर्जा का हेर फेर करना। ठीक है, ऊर्जा का हेर फेर कौन करता है? गाल्जी उपकरण करता है। यानी कि ऊर्जा का हेर फेर, परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना कौन करता है? तो गाल्जी उपकरण करता है। अब आगे देखते हैं, वैक्यूल्स जो होता है उसको बोलते हैं राजधानी। ठीक है, राजधानी जो होता है वो बिग साइज में किस में होता है? बिग साइज में होता है प्लांट में, बिग साइज में होता है प्लांट में। और जो ह्यूमंस एनिमल्स होते हैं उनमें राजधानियाँ होती हैं लेकिन काफ़ी छोटी होती हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, एक गिलास में क्या प्लांट का पानी चल जाएगा? कोई बड़ा प्लांट है, कोई बड़ा पौधा है और उसका एक गिलास में नहीं हो पाएगा। यानी कि जो बिग साइज का जो राजधानी है, वैक्यूल्स है, वो किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, पादप कोशिका में होता है। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। जैसा कि आपके आगे में दिखा था कोशिका विभाजन जो होता है सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम क्या करता है उसको देखते हैं। तो जैसा कि पहले के टॉपिक में यहाँ पे दिया हुआ था कोशिका विभाजन करता कौन है? कोशिका विभाजन जो है ना किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा था। अभी कोशिका विभाजन होता क्या है? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। तो सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करता है? यहाँ पे मान लीजिए एक कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका का एक कोई पार्ट है। ठीक है, कोशिका कोई एक पार्ट है। क्या है? कोशिका का कोई एक पार्ट है, अंग है। ठीक है, और यही सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन होता क्या है मैं आपको यही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये एक कोई पार्ट है और इस पार्ट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, एक इस साइड और एक इस साइड। इसी को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो तारक काय बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं ER का मतलब होता क्या है? ER जो होता है ना वो प्रोटीन का और फैट का दोनों का निर्माण करता है। अब कौन प्रोटीन का निर्माण करता है और कौन फैट का निर्माण करता है वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ER है। ER को हम बोलते क्या हैं? तो ER को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका निर्माण करता है? फैट का और फिर किसका? प्रोटीन का। तो पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवी जालिका ER। अंतर्द्रवी जालिका होती है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से मेरी बातों को आप लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। ER है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अमीबा नहीं है वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना जो पॉइंट डॉट में है और ये है ना सिल्की है, स्मूथ है। ये क्या है? स्मूथ है। और ये क्या है? रफ है। ये क्या है? रफ है। तो जो ये वाली साइड है ना वो किसका निर्माण कर रही है? प्रोटीन का। ये वाली साइड जो रफ साइड है वो प्रोटीन का निर्माण कर रही है और जो स्मूथ साइड है वो किसका निर्माण कर रही है? फैट का यानी वसा का, चर्बी का निर्माण कर रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे होती है? तो दो तरह की होती है। पहला होता है स्मूथ जो फैट का निर्माण करता है, दूसरा होता है रफ जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए जो होता है ना ये R वाला होता है, कोशिका में राइबोसोम दिया हो ना, और जो राइबोसोम होता है ना वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। R राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, रफ। और जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है जो वो किसका निर्माण करता है? फैट का यानी वसा चर्बी का निर्माण करता है। अब देखते हैं आगे हमारे कोशिका में एक और पार्ट था उसको देखते हैं। हाँ, ये राइबोसोम था। तो राइबोसोम तो आपको मैंने बता दिया ये किसका निर्माण करता है?
प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम, यानी कि रफ राइबोसोम। यहाँ पे देखो मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाए थे ताकि मैं आपको ये बातें अगर समझा सकूँ तो आप इसे एकदम क्लियर कर सको। ये स्मूथ साइड है, नॉट अ रफ साइड, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी एल से करके, एल से जो करके दिख रही है ना उसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एल से जो है ना उसको बोलते हैं क्या? लाइसोसोम। मैंने आपको बताया एल से क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो होता है ना वो कोशिका के अंदर ही होता है, और लाइसोसोम होता है इतनी पावर रखता है कि वो सेल के सभी अंग को क्या कर सकता है? मार सकता है। और आत्महत्या की जो थैली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम के बोलते हैं। हाइड्रोट्रोलिक एंजाइम होता है इसके अंदर जो कोशिका के किसी भी अंग को मार सकता है। अब भाई पागल वागल थोड़ी है ये जो कोशिका के किसी भी पार्ट को ख़त्म कर देगा, मार देगा। अगर मान के चलिए कोशिका का सेंट्रोसोम है वो कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी कोशिका मरती है ना तो सेंट्रोसोम होता है। जैसे मान लीजिए वैक्यूल्स है, राजधानी है, वो मर गई। यहाँ पे जैसे दिया था ना वैक्यूल्स है, राजधानी, वो मर गई, ठीक है, जो पानी का कलेक्शन करके रखती है, वो मर गई। तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस सेंट्रोसोम से बोलता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? वैक्यूल्स को बनाता है, राजधानी को बनाता है, सेल डिवीज़न करके क्या करता है? वैक्यूल्स को बनाता है और फिर आ जाता है। तो अब मान लीजिए लाइसोसोम कोई लाइसोसोम है और गलती से अगर मान लीजिए वैक्यूल्स मर गया और मर के कोशिका में ही रहा तो वो सारे कोशिकाओं को क्या कर देगा? सड़ा देगा, ख़राब कर देगा, ठीक है। लेकिन लाइसोसोम जो होता है वो अपने अंदर एक एंजाइम रखता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोलिक एंजाइम, और ये एंजाइम है ना वैक्यूल्स को ख़त्म कर देता है। अब न्यूक्लियस जो है ना वो सेंट्रोसोम से कहता है कि जाओ और क्या कर दो? सेल डिवीज़न कर दो। जाओ और क्या कर दो? सेल डिवीज़न कर दो। और जब सेल डिवीज़न करोगे तो एक नया वैक्यूल्स बनाओगे, और नया वैक्यूल्स बनाओगे तो हमारी जो कोशिका है, सेल है, वो क्या करेगी? गुड वर्क करेगी। क्या करेगी? सही से कार्य करेगी, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी बातें क्लियर है तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है प्लास्टिड। नेक्स्ट जो है ना वो है प्लास्टिड, यानी कि लवक। लवक क्या होता है? तो लवक जो होता है ना वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इतना ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिड होता है वो हमेशा रेगुलर किस सेल में होता है? तो प्लास्टिड जो होता है वो हमेशा प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अब प्लास्टिड जो होता है ना लवक होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है प्लास्टिड जो होता है वो। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड को हम पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला होता है ना प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है। प्लांट में जो होता है 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो क्या करता है मैं आपको बता देती हूँ। हरित लवक, हैंडराइटिंग में मत जाना, मैं आपको समझाने के लिए लिख के तुरंत बता रही हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से लिख रही हूँ तो दिक्कत हो रही है, आप सपोर्ट करो मेरा प्लीज़। तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ये हरे रंग का होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हरित लवक है वो किस कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है, यानी ग्रीन कलर किस में होता है? प्लांट में होता है। और ये भोजन का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिससे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिससे कि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से, वातावरण से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर खाद पानी से, सूर्य के प्रकाश से, इन सभी से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, ये पेड़ पौधों का भोजन के निर्माण में बहुत ही अधिक सहायता करता है। तो पहला था प्लास्टिड यानी लवक का जो पहला प्रकार था वो हमने क्या किया है? क्लियर कर लिया है। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है भाई। तो दूसरा होता है हमारा अवणित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्या करता है? भोजन को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। हरित लवक ने भोजन बनाया और फिर अवणित लवक ने भोजन को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब देखते हैं अब स्टोर कहाँ करता है। तो कभी
ये क्या करता है, जड़ कुछ ऐसे होगा और ये जड़ में गांठें बना बना करके इस तरह से भोजन को स्टोर करता है। तो कभी जड़ में तो कभी तने में, यहाँ पे जो गांठ होती है ना तने में, उधर भोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं। प्लास्टिड का जो तीसरा प्रकार होता है और आखिरी प्रकार होता है वो होता है वरित लवक। क्या होता है? वरित लवक। हरित लवक, अवरित लवक और वरित लवक, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा और लास्ट है, ये क्या है? प्लास्टिड का लास्ट क्या है? प्रकार है। ये अलग अलग चीज़ों को, पेड़ पौधों की अलग अलग चीज़ों को तथा फलों को रंग देने का कार्य करता है। जैसे कि आम है वो येलो कलर का है, सेब है वो लाल या हरे कलर का है। हर एक फल को, हर एक फ्लावर को जो कलर देने का काम होता है वो क्रोमोप्लास्ट यानी कि वरित लवक करता है। तो आशा है कि आपको मेरी इतनी पढ़ाई हुई बातें एकदम क्लियर हुई हों। एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि जो मानव होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उसमें रंग देने का कार्य कौन करता है? तो मेलानिन प्रदान करता है। मानवों को रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन करता है। आगे देखते हैं। तो मैंने आप सभी को सबसे पहले कोशिका के बारे में और कोशिका के सभी पार्ट्स, ऑर्गन्स के बारे में एकदम बेसिक से एकदम क्लियर कर दिया है। मैंने अब तक आपको कोशिका के बारे में और कोशिका के अंगों के बारे में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेसिक तरीके से क्लियर करवा दिया। अब हमें छोटी सी एक बात देखनी है, हमारे बुक में है, छोटी सी एक टॉपिक है। पहला है एनिमल और दूसरा है प्लांट। अब ये एनिमल और प्लांट है क्या? तो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी कि वनस्पति कोशिका, पादप कोशिका जो है वो कैसे है, क्या अंतर है, तो बस इतना ध्यान रखना है। एनिमल सेल जो होता है वो क्या होता है? गोल होता है। एनिमल सेल होता है गोल होता है, ठीक है। और प्लांट सेल जो होता है वो चौकोर टाइप का होता है। तो जो प्लांट सेल होता है वो जो होता है वो चौकोर होता है और जो एनिमल सेल होता है वो गोल होता है। अंतर ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्लांट और एनिमल सेल में अंतर ही पूछा जाता है। और लगभग कोशिका के सभी अंगक एनिमल और प्लांट सेल के सेम है, लेकिन 2 या 3 कोशिका के जो ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग है। एनिमल में जो होता है ना सेल प्लेट नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल प्लेट पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें सेल प्लेट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। यानी कि प्लास्टिड, जो प्लास्टिड नाम का चीज़ है ना वो प्लांट सेल में पाया जाता है और प्लास्टिड जो होता है ना वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इतना बेसिक अंतर है। प्लांट जो होता है प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल जो होता है ना उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अच्छा, आप ही बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज के कारण ही उसमें सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल अगर पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट में। और सेल वॉल प्लांट में ही पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाता है। ये दो जितनी चीज़ें मैंने बनाई है ना वो सेल में प्लांट और एनिमल सेल में सेम नहीं होता है, बाकी सब सेम ही होता है। इतने बात को फिक्स करके दिमाग में रख लेना है। आई होप मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे आगे की वीडियो को भी अच्छे से देखो। अगर आपको, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में अगर आपको काफ़ी अच्छे से जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी अच्छे से बता दूँगी। धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक बात समझ आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।